आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर गरिमा साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय बरेली से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि पिछले 9 जून से 21 जून तक हमारी योग विषय व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन चल रहा है। आज हमारी इस व्याख्यान श्रृंखला का चौथा दिन है और आज हमारे साथ उपस्थित हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजय पाल जी। सर के विषय में आपको बता दें कि सर बहुत ही प्रखर और ओजस्वी वक्ता हैं और सर की ऊर्जा से हम भी प्रभावित हैं। सर हमारे सारे विद्यार्थियों को बहुत ही उत्सुकता थी, बहुत ही प्रतीक्षा थी। सर आपका स्वागत है, आप अपना व्याख्यान आरंभ करें। थैंक यू डॉक्टर गरिमा एंड सभी को नमस्कार, आपको भी प्रणाम। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एक इंट्रोडक्शन दिया गया और एक बात उसमें बताई नहीं गई जो मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी मैडम हैं डॉक्टर गरिमा सिंह जी, ये हमारी सीनियर रही हैं और योग की ABCD सीखी है, इन्हीं से सीखी है। और आज हमें मौका दिया है इन्होंने कि मैं आप सबसे रूबरू हूँ, कुछ योग की बातें करें। और जिसमें टॉपिक सिलेक्शन की बात थी तो मैंने कहा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ प्राणायाम टॉपिक ठीक रहेगा और मुझे लगता है कि बच्चों को इसका फायदा भी मिलेगा और बच्चों को क्या, जो भी सुनेगा उसे फायदा मिलेगा, सुनने पढ़ने वाले का फायदा होगा, मुझे उम्मीद है। और आपसे एक निवेदन है कि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी कुछ मिलेगा। रही ओजस्वी प्रखर वक्ता की या ऊर्जा की, ये सब में है। कुछ लोग उसे पहचानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं और हमारा सौभाग्य रहा है कि हमारे सीनियर्स, हमारे टीचर्स अच्छे रहे, जिन्होंने समय समय पर हमें ये ज्ञान कराते रहे कि आप अच्छा बोलते हैं। और उनमें डॉक्टर गरिमा जी सबसे आगे रही और आज भी उन्होंने मुझे आगे किया है। धन्यवाद डॉक्टर गरिमा जी आपको और पूरे महाविद्यालय परिवार को हमारा नमस्कार, प्रणाम। और हम ज्यादा समय इंट्रोडक्शन में न लेते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ प्राणायाम। विद्यार्थियों, जिज्ञासुओं और सभी लोग, जैसा कि जानते हो मैं कोई नई बातें बताने वाला नहीं हूँ, तो सारी बातें आपको पहले से पता है। हाँ, उन्हीं बातों को हम कुछ नए ढंग से हो सकता है बताने का प्रयास करें जो आपको अच्छी लगे। जैसा अष्टांग योग आप सभी जानते हैं, अष्टांग योग में 8 अंग हैं योग के और उसमें प्राणायाम को सम्मिलित किया गया है। षडांग योग, सप्तांग योग, महर्षि घेरंड ने कहा है, घेरंड संहिता में सप्तांग योग की चर्चा है, वहां पर भी प्राणायाम है। षडांग योग उपनिषदों में चर्चा मिलती है, षडांग योग के 6 अंग हैं, वहां पर भी प्राणायाम की चर्चा मिलती है। और स्वामी स्वात्माराम ने हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग की चर्चा की है और वहां पर भी उन्होंने प्राणायाम की चर्चा की है। प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इतना महत्वपूर्ण है कि हम वास्तव में, हम योग के स्टूडेंट, विद्यार्थी, सारे टीचर्स भी अभी तक अननोन हैं, अनजान हैं इस प्राणायाम के बेनिफिट से। इतना ज्यादा बेनिफिशियल है, आसन के बाद इसको स्थान दिया गया है और हम लोग अभी तक सारे के सारे, जिससे पूछो क्या कर रहे हो, आसन कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को इस बात का घमंड हो जाता है, अच्छे आसन करने वालों को। खासकर मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो लोग अच्छे आसन करते हैं, अधिकतर मैंने देखा है, बुरा मत मानना, उन्हें अहंकार हो जाता है अच्छे आसन करने का। विद्या ददाति विनयम, विनयम याति पात्रताम, पात्रताम धनो धर्म तथा सुखम। विद्या विनय देती है, अगर ऐसी विद्या जो अहंकार बढ़ा दे तो वह विद्या नहीं है। विद्या ददाति विनयम, विद्या ऑलवेज। और आप ये ध्यान रखना, अहंकार अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। आसन के बाद प्राणायाम का नंबर है, इसलिए आसन पर अटकिए मत, आगे बढ़िए, आसन का अभ्यास करिए, प्राणायाम तक जाइए। प्राणायाम पर भी रुकना नहीं है, आगे अष्टांग योग के और भी अंग हैं जिन पर जाना है और जिनको समझना है और करना है। तो ये यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन थी कि प्राणायाम आया कहाँ से। तो प्राणायाम में 2 चीजें हैं, प्राण है और आयाम है, एम्पलीट्यूड है उसका और प्राण है। प्राण किसको कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं वाइटल फोर्स।
हम थोड़ी प्राण की व्याख्या इसलिए करना चाहेंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन है प्राण के बारे में। जब भी किसी से पूछो प्राण क्या है तो वो बताता है प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। प्राण के प्रकार बताता है, प्राण नहीं बताता है। और आगे पूछो तो वो प्राण पर चला जाएगा, प्राण नहीं बताएगा। प्राण क्या है तो कहेंगे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन प्राण नहीं है। ऑक्सीजन इज द एलिमेंट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, केमिस्ट्री के विद्यार्थी जानते हैं कि मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाई है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, बोरान, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एलिमेंट्स हैं। 108 से ज्यादा एलिमेंट्स, 108 तो बहुत पहले थे, अब 127, 130 कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं वहां। और उसमें ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। तो कार्बन प्राण नहीं हो सकता, कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना देखोगे तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। कार्बन में भी ऐसे ही है। तो वो कार्बन की तरह एक एलिमेंट है जो बॉडी के लिए एसेंशियल एलिमेंट है, बॉडी के लिए एसेंशियल एलिमेंट है। और हम उस ऑक्सीजन को लेने के लिए क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं तो कुछ वातावरण की गैस हमारे अंदर आती है जिसका एक्सचेंज हो जाता है। और एक्सचेंज होता है किसके माध्यम से? ये एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स के माध्यम से। ये बातें सब आप जानते हैं। लंग्स जो है, जो एक्सचेंज का प्रोसेस पूरा करते हैं। कौन सी गैस? निगेटिव सोचिए, सुबह से शाम तक निगेटिव। वैसे हमारे दिमाग में दिन भर में 70 से 80 हजार विचार आते हैं। व्यक्ति के दिमाग में 70 से 80 हजार विचार दिन में आते हैं और उसमें से 70 से 80% निगेटिव होते हैं। 70 से 80% निगेटिव होते हैं। और निगेटिव होने के कारण अगर आपने उसकी कल्टीवेशन, उसकी खेती नहीं सीखी तो आपके खेत में क्या होगा? आपके खेत में सब घास होगी। जैसे अभी बरसात का मौसम आने वाला है, बरसात के मौसम में जैसे पानी बरसेगा सब खेतों में घास ही घास। फिर किसान क्या करता है? किसान उसकी जुताई करता है, फिर बुआई करता है। और बुआई करने के बाद भी चुपचाप घर में नहीं बैठता, वो फिर भी खेत पर जाता है, देखता है, फिर अगर कोई घास उसमें उगी है उसकी निराई करता है। हमारे लाइफ में ये काम चलते रहना चाहिए। हम अपने विचारों की खेती करें। विचारों के जो नकारात्मक विचार हैं, दिन भर में जो आते रहते हैं, रोज आते रहते हैं, उनको हटाएं और सकारात्मक विचारों को बढ़ाएं। यही काम हमें नित्य प्रति करना है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आप सब जानते होंगे, जिन्होंने देव संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया, जिन्होंने शांति कुंज बनाया, जिन्होंने गायत्री को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने सदैव एक ही बात के लिए डॉक्ट्रिन की, एक ही बात की एडवोकेसी की, एक ही बात समझाया, विचारों की खेती। विचार क्रांति अभियान, विचार क्रांति अभियान। विचार क्रांति अभियान में क्या है? विचार क्रांति अभियान में केवल एक बात है, आप निगेटिव थॉट्स को दूर करिए। तो हम बात कह रहे थे कि आप जो 70-80 हजार थॉट्स आते हैं उनमें से पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर रखिए। और हम ये थॉट्स की बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनसे प्राण आता है। आप एक दिन निगेटिव हो जाइए, दिन भर में आपको पता चलेगा कि आप शाम तक डिप्रेशन में चले जाएंगे। 1958 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटल हेल्थ की एक डिफिनीशन दी थी। और मेंटल हेल्थ की डिफिनीशन देते समय उसने बताया था कि आज की डेट में, कब? 1958 में उसने कहा था कि 50%, लगभग 55% लोग 1 और 2 वीक्स में 1 या 2 बार किसी न किसी मेंटल इलनेस के शिकार होते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, कुछ भी हो सकता है। वीक में 1-2 बार। 55%, 1958 की बात है। आज हम 2020 में जब बात कर रहे हैं तो ये बढ़कर 99% हो गया है। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि वीक में 1-2 बार मेंटल इलनेस का शिकार ना होता हो। फिर और उसमें भी उन्होंने कहा था तब 1958 में कि 75% केवल एक ही डिजीज है, दैट इज डिप्रेशन। और हम आज डिप्रेशन एरा में जी रहे हैं। आज का युग कौन सा युग है? अवसाद का युग है। आदमी, आप किसी से पूछो, बहुत सारे लोगों को मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, आपको योगी के लोग मिलेंगे। मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता, आप समझ लेना ही इज इन डिप्रेशन। अर्जुन जैसे महायोगी को डिप्रेशन हो सकता है, तो हम और आपकी बात ही क्या। तो हम क्या करें? हम विचारों की खेती करें, क्योंकि प्राण आता है विचारों से। और ये प्राण, हम प्राणायाम की बात कर रहे हैं। प्राण हमने बताया वायु से आता है, खाने से आता है, पानी से आता है, विचार से आता है, कर्म से आता है। सच्चे सदकर्म, कर्म आपने गीता में कई दिन पढ़े होंगे, कई दिन सुन रहे हैं, तो उन सबसे प्राण आता है। और इसके में 10 में एक साइंस, सिंपल साइंस जो पढ़ाई जाती है, उसमें एक सरल लोलक की बात पढ़ी होगी। उसको एक तरफ ले जाके छोड़ दिया, कितनी इधर जाएगा, कितना इधर जाएगा, जितना
मैक्सिमम में जाएगा, मिडिल से जितना मैक्सिमम में जाएगा, मध्यमान से हाई एम्पलीट्यूड तक जितना जाएगा, दैट इज एम्पलीट्यूड, दैट इज आयाम। प्राण का आयाम बढ़ाना है, एम्पलीट्यूड ऑफ द प्राण। जैसे बढ़ाना आप जानते हैं, उसे ही प्राणायाम कहा गया, उसे ही प्राणायाम कहा गया है। और वो एम्पलीट्यूड कैसे बढ़ता है, तो पहले इसकी फिजियोलॉजी को समझे, रिस्पिरेशन की फिजियोलॉजी क्या है, फिर प्राण की फिजियोलॉजी समझ जाओगे। बहुत आसान है, आप सब जानते हैं। एक ज्योग्राफी में नियम है, भूगोल में नियम आजकल बहुत आसानी से समझ सकते हो। रोज हमारे यहाँ आंधी आती है, रोज, हर दिन मौसम कुछ गड़बड़ाता है, गर्मी होती है, गर्मी होने के बाद एकदम हवा शांत हो जाती है, फिर एक तेज हवा का झोंका आता है जिसको लोग आंधी कहते हैं। ये क्यों होता है? ये होता है इसलिए है कि जब हवा कोई गर्म होती है, गर्म होने के बाद जहां की हवा जहां ज्यादा गर्म हो जाएगी, वहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी तो वहां का स्पेस खाली हो जाएगा। उस खाली स्पेस को भरने के लिए चारों तरफ से हवा का दबाव बढ़ेगा, और हवा का दबाव बढ़ेगा तो उसको एक आंधी के रूप में, साइक्लोन के रूप में हम लोग देखते हैं। ये साइक्लोन जो आता है, ये समुद्री इलाकों में तेज आते हैं, क्योंकि समुद्र के इलाके में कहीं पर उसको रुकने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई पृथ्वी नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई शहर नहीं है, इसलिए वहां पर बहुत तेजी से आते हैं। हमारे यहाँ उसका कुछ इफेक्ट आ पाता है, लेकिन इसका सब जगह एक ही फंडामेंटल है कि गर्मी बढ़ती है, हवा गर्म होती है, ऊपर उठती है, और वहां जो स्पेस वैक्यूम हुआ है, स्पेस खाली हुआ है, उसको भरने के लिए हवा तेजी से चलती है। और यही सिंपल सा फंडामेंटल हमारे लंग्स के अंदर भी लागू होता है। हमारे लंग्स के अंदर कैसे लागू होता है? हम लोग योग करते हैं, मैडम आपकी कहती है कमर गर्दन सीधी। कमर गर्दन सीधी करने का मतलब क्या है? कमर गर्दन सीधी करने का केवल एक मतलब है, अपना वॉल्यूम बढ़ाओ। वॉल्यूम किसे कहते हैं? आयतन। आयतन कैसे निकाला जाता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर दीजिए, किसी चीज का आयतन निकल आएगा। हमारे लंग्स का भी आयतन निकल आएगा, क्योंकि लंग्स में लंबाई है, लंग्स की चौड़ाई है, लंग्स में मोटाई है, तो उनका भी वॉल्यूम निकाला जा सकता है। लंग्स की वॉल्यूम, लंग्स की कैपेसिटी आप पढ़ते आए हैं। तो लंग्स का वॉल्यूम अगर हम निकाल सकते हैं तो वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब होगा? जब वो क्या कहा है? कुंभक कहा है। और कुंभक कब करना चाहिए, उसके लिए शर्त भी लगाई है। आप देखिए, हठ प्रदीपिका पढ़िए, घेरन संहिता पढ़िए, उसमें एक शर्त लगाई है, कुंभक का अभ्यास तब करना चाहिए जब षटकर्म का अभ्यास हो जाए, आसन का अभ्यास हो जाए और नाड़ियां शुद्ध हो जाएं। जब तक नाड़ियां शुद्ध न हो, कुंभक का अभ्यास नहीं करना है, ऐसा उन लोगों ने लिखा है। वहां पर उन लोगों ने इसकी एडवोकेसी की, इस बारे में उन्होंने चर्चा की है। नाड़ी शुद्धि होगी तो क्या होगा और कुंभक से क्या होगा, थोड़ी बात आपको बताने का प्रयास करूंगा, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। जैसे आप जानते हैं, हमारे यहाँ जो घरों में इलेक्ट्रिक आ रही है, वो कहाँ से आ रही? डैम से आ रही, कहीं पावर हाउस से आ रही, बहुत बड़ी। और पावर हाउस कहाँ है? बहुत दूर है हमारे घरों से, हमारे घर के पास में नहीं है। टिहरी में डैम है, भाखड़ा नांगल पर डैम बना हुआ है, और वहां से हमारे यहाँ शहरों तक बड़े पावर हाउस पे लाई जाती, फिर छोटे पावर हाउस को आती, फिर हमारे घर तक आती है 220 वोल्ट्स। लेकिन इस बीच घर तक आने तक जो टिहरी में जनरेट की जा रही इलेक्ट्रिक, वो हमारे घर तक जब तक पहुंचती है तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक लॉस हो जाती है। इलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं इसको, पारेषण ह्रास, इसको हिंदी में कहते हैं पारेषण ह्रास। ऐसे ही हमारे अंदर जो प्राण है, जो प्राणायाम के माध्यम से आपने जनरेट किया, उसका ह्रास हो जाता है, नुकसान हो जाता है। हम प्राण को खो बैठते हैं और निष्प्राण जीवन जीते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उस प्राण को कैसे रोका जाए। तो इसीलिए हमारे योगियों ने कहा कि नाड़ी शुद्धि करिए, और नाड़ी जब शुद्धि हो जाएगी, जैसे कैसे आप घरों में इलेक्ट्रिक वायरिंग कराते हैं, तो क्या कोई ऐसा है जो एल्यूमिनियम वायर की वायरिंग कराता है? नहीं, सारे लोग कॉपर वायरिंग की वायरिंग कराते हो। क्यों कराते हो? आपको भी पता है, कॉपर गुड कंडक्टर, कॉपर इज द गुड कंडक्टर। और हमारे शरीर में भी वायरिंग है, हमारे शरीर में ऐसी वायरिंग है कि हम हैंड टू माउथ लाइफ जीते हैं और जी सकते हैं। जैसे हमारे इंसेस्टर जीते हैं, हम भी जी रहे हैं, हमारे बच्चे भी जीते रहेंगे। अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमें अपनी वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी। वायरिंग कैसी? जिसमें प्राण बहता है, वो कैसे चेंज होगी? वो प्राणायाम के माध्यम से चेंज होगी। रेगुलर आप आसन का अभ्यास करिए, प्राणायाम का अभ्यास करिए, षटकर्म का अभ्यास करिए, धीरे धीरे वायरिंग चेंज हो जाएगी। याद करिए, 1893 में शिकागो का वो
स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद का, जहां उन्होंने कहा था कि मैं भारतीयों से कहना चाहूंगा वो फुटबॉल के मैदान में जाकर फुटबॉल खेलें। अभी उनको गीता समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि गीता को समझने के लिए नर्व सिस्टम, स्ट्रांग नर्व सिस्टम चाहिए। और वो स्ट्रांग नर्व सिस्टम कैसे आएगा? वो स्ट्रांग नर्व सिस्टम एक्सरसाइज से आएगा, प्राणायाम से आएगा, योगाभ्यास से आएगा। और तभी उसमें प्राण का प्रवाह सही तरीके से हो पाएगा। जब तक ये मूलाधार से लेकर सहस्रार तक प्राण का सही प्रवाह नहीं हो सकता, तब तक ये कुंभक का अभ्यास नहीं हो सकता। क्योंकि कुंभक के दौरान प्राण का प्रवाह होता है और आपकी वायरिंग सही है नहीं। अगर वायरिंग सही नहीं हो तो शॉर्ट सर्किट हो जाया करते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाया करते, घरों में आग लग जाती है। हमारे बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि लोग कुंडलिनी जागरण के चक्कर में पागल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वायरिंग को रिपेयर नहीं किया, इलेक्ट्रिक सर्किट जनरेट कर दी और फ्लो कर दी, तो उसका परिणाम यही होगा। इसीलिए आसन का अभ्यास बताया जाता है, षटकर्म का अभ्यास बताया जाता है, प्राणायाम का अभ्यास बताया जाता है। तो अपने गुड कंडक्टर्स को बनाइए। अर्जेंटम, चांदी का वायर सबसे अच्छा माना जाता है इलेक्ट्रिक के लिए, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन है चांदी में कॉपर से भी ज्यादा होते हैं। एल्युमिनियम से अच्छा कॉपर है, कॉपर से अच्छा अर्जेंटम है, चांदी है। ऐसे ही लगातार आप ग्रेजुअली जब ये प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये आपके अंदर का नर्व सिस्टम स्ट्रांग होता चला जाएगा। फिर आप कुंभक का अभ्यास कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टाइम जितना हमें असाइन किया गया है वो लगभग पूरा हो रहा है, और मैं एक बात लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा कि जब हम कुंभक का अभ्यास करते हैं तब क्या होता है। कुंभक के अभ्यास के दौरान हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हमारी ब्रेन ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त के लिए तैयार नहीं होती। ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में कहीं पर भी ऑक्सीजन के लिए कोई रिसेप्टर नहीं लगा है, वो वहां पर केवल एक रिसेप्टर लगा है, दैट इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। और तुरंत ब्रेन इस बात की सूचना देती है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ चुकी है, लेकिन ब्रेन ये भी सूचना देती है कि इसने जिद कर दी है कि ये तो कुंभक करेगा, अपना इंतजाम खुद करिए। तो क्या करते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, आपने क्या किया, 1 महीने का, 15 दिन का, 20 दिन का, जिसकी जैसी कैपेसिटी थी राशन इकट्ठा कर लिया। ऐसे ब्रेन भी अपना काम शुरू कर देती है। ब्रेन अपनी कैपिलरीज, उन कैपिलरीज को जिसने आज तक उसने यूज नहीं किया था, उन ब्रेन सेंटर्स को आज तक जरूरत नहीं पड़ी थी जगाने की, उनको जगा के कहती है एक्टिव हो जाओ, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और अगर ब्रेन को ऑक्सीजन की कम ऑक्सीजन मिली तो ब्रेन डेड हो जाएगी। इसीलिए उन कैपिलरीज में भी ब्लड का फ्लो होने लगता है जिनमें आज तक न हुआ था। इसीलिए प्राणायाम करने के लिए योग्य शिक्षक की आवश्यकता महसूस की जाती है कि प्राणायाम कितना किया जाए, कुंभक कितनी देर का हो। इसीलिए मार्गदर्शक की, गुरु की। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सर, इस सारगर्भित व्याख्यान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अवश्य ही हम सभी से आशा करते हैं कि इस व्याख्यान से सभी लाभान्वित हुए होंगे। जैसा कि अभी तक हम यही सब समझते आ रहे हैं सारे लोग कि बस चलते फिरते भी श्वास को लेना छोड़ना, और जो प्रॉपर जो हम बताते हैं कि इस व्यवस्था से हम लोगों को प्राणायाम करना चाहिए, क्यों गुरु की आवश्यकता होती है, हमें कमर को सीधा क्यों रखना चाहिए, सर ने बहुत सारी बातें ऐसी आपको बताई हैं। अवश्य ही आपने इसका लाभ उठाया होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और आपके साथ हमारी इतनी अच्छी ज्ञान की चर्चा हुई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी, क्योंकि ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सर से एक भविष्य में एक लेक्चर और लिया जाए, क्योंकि सर ने आज बहुत कम बोला है और हमने भी चूंकि टाइम का शॉर्टेज लगा रखा था तो बहुत समय हो जाता है, इसलिए भविष्य में हम फिर से आपको एक बार फिर से बुलाएंगे। और सर के विषय में हम एक बात और कहना चाहेंगे, सर की जो सकारात्मक ऊर्जा है उससे हम बहुत प्रभावित होते हैं। सर का बड़प्पन था, जो सर ने कहा कि हम उनके सीनियर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सीनियर हम जरूर रहे होंगे। एक समय ऐसा आया था, सर को याद होगा
कि मैं निराश होकर के बिल्कुल हार गई थी। आज अगर मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा है तो इसका सहयोग पूर्ण सहयोग हमारे सर को जाता है। उन्हीं की वजह से लगता है, उनकी सकारात्मक ऊर्जा जो आए और सेकंड नहीं लगे, मैं कैसे मेरे मन में परिवर्तन हो गया और सर ने मुझे समझाया और मैं आगे बढ़ गई और आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े रहे। और कोई बीच में कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन आज कनेक्टिविटी ने भी हमारा पूरा साथ दिया और आपका पूरा ज्ञान का लाभ हम लोग ले पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं अपने महाविद्यालय के सभी शिक्षिकाओं का, जो भी मेरी सहयोगी हैं, उन सभी लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। अपनी टेक्नीशियन टीम जो हमारी डॉक्टर प्रवीण सर हैं विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर प्रवीण त्रिपाठी जी, उनके दिशा निर्देशन में कार्य कर रही थी, उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रृंखला को समाप्त नहीं कर रहे हैं, आज के व्याख्यान का समापन आज हम यहीं कर रहे हैं। कल एक नए विषय के साथ पुनः आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।